हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक बहुत ही क्विक और एफिशिएंट सिस्टम निकाला जिसे नाम दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस सिस्टम में क्या होता है कि जहां से इनकम हो रही हो, जो भी इनकम का सोर्स है, उसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि भैया आप ही इनकम जो दे रहे हो उस पर जो है इनकम टैक्स काटो और जमा करा दो। तो वो बन गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब कुछ तरह की इनकम्स हैं, स्पेशल उसकी लिस्ट बनाई गई है और उन पे लिमिट बताई गई है कि जब कोई पर्सन इस तरह की कोई पेमेंट करता है एक लिमिट से ज़्यादा, तो प्रिस्क्राइब्ड मेथड से, प्रिस्क्राइब्ड रेट से TDS काटेगा और जमा कराएगा। अब जिसका TDS काटा गया है वो उसे अपना जो है इनकम टैक्स जो है समझे कि मेरा इनकम टैक्स ऑलरेडी कट रहा है और जो मुझे इनकम रिसीव हो रही है वो इनकम टैक्स कट के हो रही है। जब वो पर्सन अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसका जो भी इनकम टैक्स कंप्यूट होगा वो अपना सारा TDS उसमें से क्लेम कर सकता है। अब इस तरह से जैसे कि सैलरी है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, इस तरह की बहुत सी पेमेंट्स हैं। जब कोई पे पेमेंट करता है और जिसे ये रिसीव होती है वो पर्सन जो है वो क्लेम करेगा जब उसका TDS डिडक्ट होता है। अब सेक्शन 192 पेमेंट ऑफ सैलरी के बारे में बात करेंगे। आज की वैसे वीडियो हमारी इस सेक्शन के बारे में ही है, TDS की। ये सेक्शन क्या कहती है और इस सेक्शन को हम डिटेल में करेंगे। देखिए, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो सैलरी यानी कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी देने के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो पेमेंट के टाइम पर डिडक्ट करेगा इनकम टैक्स। जो भी वो अमाउंट पेबल है वो कैसे डिडक्ट करेगा और किस तरीके से करेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। अब कौन कौन से पर्सन्स जिनको ये TDS डिडक्ट करना है, तो एम्प्लॉयर्स में कौन कौन आएंगे, जैसे कि कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, HF भी आते हैं, ट्रस्ट भी आते हैं, फर्म्स भी आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं इनको TDS डिडक्ट करना जो है रिक्वायर्ड है। सेक्शन 192 ये कहती है कि जब आप TDS डिडक्ट करें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना मस्ट है। और साथ ये भी कहती है कि कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट होने से कोई फर्क नहीं, मतलब डजंट मैटर आप HF है, फर्म है, कंपनी है, या आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो मैटर नहीं करता है। आपको TDS डिडक्ट करना है अगर आप इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पे कर रहे हैं तो। अब साथ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि कोई भी पर्सन TDS डिडक्ट तब नहीं करेगा जब उसकी सैलरी यानी जिस उसके एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड सैलरी इनकम, जिसके अंदर आप बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, परसेंटेज, अलाउंस सब मिलाकर प्लस जो है ये सब करके और लेस डिडक्शंस और जो क्लेम्स हैं उनको लेस करने के बाद अगर इनकम, उसकी एस्टिमेटेड इनकम जो लिमिट्स दी गई हैं उस लिमिट से कम आती हैं, जैसे कि ओल्ड स्लैब रेट्स में एज रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपकी 60 साल से कम एज है तो इस तरह से लिमिट है, 60 साल से ऊपर है तो इस तरह से लिमिट है, तो उसको यूज करके आप पहले देखिए कि आपके एम्प्लॉय जो हैं वो लिमिट से ऊपर आते हैं तो TDS आप काटेंगे, अगर लिमिट से नीचे रहते हैं तो आप TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। अभी हम इन सब जो है स्लैब रेट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, स्लैब रेट जो 1920 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमें दी गई हैं रेट इन फोर्स, उन्हें हम कह रहे हैं ओल्ड स्लैब रेट, और जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो स्लैब रेट्स दी गई हैं हमें उन्हें कह रहे हैं हम न्यू स्लैब रेट। फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारे पास ऑप्शन है इस में कि हम ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट दोनों में से अपने बेनिफिट के हिसाब से कोई भी रेट चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस भी लगाई गई हैं। अब ओल्ड स्लैब रेट में अगर आप जाते हैं तो देखिए, आप 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, आपके एम्प्लॉय की बनती है तो आप जो है TDS नहीं काटेंगे। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में एम्प्लॉय की सैलरी बनती है तो
ओल्ड स्लैब रेट कहती है कि 5% काट लीजिए, न्यू स्लैब रेट कहती है वो भी 5% काट लीजिए। इस तरह से 5 लाख से 7 लाख के बीच में एस्टिमेटेड इनकम बनती है, तो ओल्ड के हिसाब से 20, न्यू के हिसाब से 10। इस तरह से ये हमारी स्लैब रेट्स हैं कि 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में ओल्ड में काटेंगे आप 20% और न्यू में काटेंगे आप 15%। 10 लाख से ऊपर होते ही ओल्ड कहता है आप 30% काटेंगे और न्यू कहता है कि 12.5 लाख तक 20% और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच के इनकम के लिए 25% और 15 लाख से ऊपर होने के बाद काटिए आप 30%। साथ ही लगेगा उस पर एजुकेशन सेस जो कि होगा 4% का, और सरचार्ज लगेगा अगर इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है तो 10% सरचार्ज भी लगाइए टैक्स के ऊपर। अगर 1 करोड़ को क्रॉस करती है तो 15% लगाइए, 2 करोड़ को क्रॉस करती है तो 25% लगाइए और 5 करोड़ को क्रॉस करता है तो 37% सरचार्ज भी लग जाएगा। इस तरह से कंप्यूट हो जाता है हमारा इनकम टैक्स। एज लिमिट्स के बारे में बात की थी तो उसे भी खुल के करते हैं कि हमारे जो न्यू रिजाइम दिया गया है एग्जाम्पशन लिमिट का, जो ओल्ड स्लैब रेट में है उसमें एज की रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, लेकिन जो न्यू स्लैब रेट में है उसमें हमें एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। जैसे कि एज चाहे 60 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, न्यू स्लैब रेट अगर आप फॉलो करते हैं तो 2.5 लाख ही लिमिट दी गई है। और अगर ओल्ड स्लैब रेट को यूज करते हैं तो 60 साल से नीचे वालों के लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 साल वालों के लिए 3 लाख है और 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख की लिमिट है। अब एम्प्लॉयर किस तरह से जो है टीडीएस डिडक्ट करता है उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, उसकी जो हमने एस्टिमेटेड इनकम बनाई, बेसिक, कमीशन, बोनस, परक्विजिटीज, अलाउंसेस सब जोड़ के हमने बना दी 12.5 लाख रुपए साल की, ये साल की बात हो रही है। अब उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस और अलाउएबल क्लेम्स ये डिपेंड करेगा कि आपको मिलेगा कितना, वो आपके न्यू और ओल्ड स्लैब रेट के बेस पर। अब मान लीजिए उसने क्लेम किया 50,000, अब बन गया उसका 12 लाख रुपए। अब उसने अपनी एस्टिमेटेड डिडक्शंस भी बताई कि मैं चैप्टर 6A में यानी ATC, ACC, ATD में कितना क्लेम करूंगा, कितना इन्वेस्ट करूंगा। अब ये भी डिपेंड करेगा कि वो ओल्ड स्लैब रेट लेता है या न्यू स्लैब रेट्स को अप्लाई करता है। तो मान लीजिए उसने ओल्ड स्लैब रेट लिया है तो उसने 1 लाख का जो है डिडक्शन भी क्लेम कर लिया, तो अब उसका निकल कर आता है इनकम बचा हुआ 11। यानी कि इन शॉर्ट अब उसकी एस्टिमेटेड इनकम बनकर आई मेरे पास 11 लाख रुपए। एम्प्लॉयर जो है परक्विजिटीज, अलाउंसेस ऐड करने के बाद उसमें से जितने भी डिडक्शंस अलाउड हैं वो करने के बाद जो इनकम बनेगी उस इनकम के ऊपर जो भी स्लैब रेट्स जो है फॉलो करेगा उसके बेस पे इनकम टैक्स कंप्यूट करेगा, उस पे जोड़ेगा सेस जोड़ने के बाद जो टोटल टैक्स निकल कर आएगा उसका रेशो निकालेगा टोटल एस्टिमेटेड इनकम के साथ। जैसे मैं यहाँ पर आया 12.35%, तो ये जो एक एवरेज रेट निकल कर आ गई है तो इसको यूज करेगा जब वो सैलरी पे करेगा। अब मान लीजिए वो मंथली पे कर रहा है तो यहाँ पर जैसे 12,350 रुपए अमाउंट आया है, ये हो गया मंथली टीडीएस। तो अगर वो 2 महीने की सैलरी पे करता है या 3 महीने की सैलरी पड़ता है कि जब भी एम्प्लॉय की सैलरी क्रेडिट करेगा उससे पहले इस रेट को यूज करके उस अमाउंट में से टीडीएस उतना परसेंट डिडक्ट करेगा और जमा कराएगा। अब जैसे अभी एक बात आई थी ऊपर जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में, अभी जैसे एक बात हमने एक टॉपिक किया था जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में एक जो पॉइंट नोट करने वाला है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको तभी अलाउड होगा जब आप ओल्ड स्लैब रेट्स को चूज करेंगे। सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो जगह ले लेता है आपके मेडिकल क्लेम्स और ट्रांसपोर्ट क्लेम्स की। जो भी अलाउंसेस आपके सैलरी में जुड़ते हैं उनमें से जो आप क्लेम करते हैं मेडिकल और ट्रांसपोर्ट के, वो अब नहीं कर पाएंगे अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसकी जगह एक फिक्स अमाउंट 50,000 का हम क्लेम करते हैं, और वो भी तब मिलेगा जब हम ओल्ड स्लैब रेट्स को फॉलो करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने के लिए था वो ये था कि ब्लाइंड्स, डीफ, डम्ब और हैंडीकैप पर्सन्स को अलाउ है कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेंगे ही लेंगे, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में से क्लेम भी कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो इन पर्सन्स के लिए भी दिया गया है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें एक रिलेटेड पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉई
एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के पास काम करता है तो हर एम्प्लॉयर जो है उसका टीडीएस उसको देने वाली सैलरी में से डिडक्ट करेगा। उसके साथ कंडीशन ये है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अगर एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मेरे दूसरे एम्प्लॉयर्स हैं उनकी इतनी सैलरी मुझे उनसे रिसीव होती है और मैं उतना मेरा टीडीएस जो उस पर डिडक्ट होता है, तो उस चीज़ को इंक्लूड करके ही उसका जो एम्प्लॉयर है उसके बेस पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि अगर एम्प्लॉयज़ के पैन हमारे पास है, यानी एम्प्लॉयर के पास है, तो जो रेट इन फोर्स है, स्लैब रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर पैन जो है रिसीव नहीं है एम्प्लॉय का जो है अगर पैन नहीं है अवेलेबल, तो एस्टिमेटेड इनकम का 20% और जो रेट इन फोर्स है, दोनों में से जो भी टैक्स ज़्यादा बनेगा वही टैक्स जो है डिडक्ट किया जाएगा, टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा। अब व्हेन टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट टीडीएस अंडर सेक्शन 192 कि अब आपने टीडीएस कैसे जो है एम्प्लॉय की सैलरी पे काटना है अंडर सेक्शन 192, अब उसे जमा कैसे कराना है। तो एवरी एम्प्लॉयर इज tasked with the deducting tax at source from the employee's salary before crediting the same to the employee. TDS deducted by the employer and salary payment is required to be deposited with the government before the prescribed due date. तो ड्यू डेट से पहले आपको वो जमा भी कराना होता है। अब उसके लिए उसको चाहिए एम्प्लॉयर को टैन नंबर, और वो जमा कैसे होगा। अगर आप मंथली काट रहे हैं तो मंथली जैसे जिस मंथ का आप काटेंगे तो नेक्स्ट मंथ के 7th डेट से पहले जो है आपको वो जमा भी कराना है। अगर वो इन द केस ऑफ यानी कि मार्च मंथ है तो मार्च मंथ का अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल का 30 तारीख तक का जो है आपको टाइम दिया जाता है जमा कराने का। अब ये जमा कैसे होता है, ये वो जमा होता है चलान नंबर ITNS 281 के थ्रू। अगर गवर्नमेंट केस है यानी गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो अपने एम्प्लॉयज का काटते हैं तो उनके पास ऑप्शन है, वो चलान के बगैर भी जमा करा सकते हैं। लेकिन चलान के बगैर जमा कराने के लिए उनको सेम डे जमा कराना पड़ता है, और चलान के साथ जमा करा रहे हैं तो वही सेम उन पे कंडीशन अप्लाई होती है और डेट नेक्स्ट मंथ का 7। अब कोड भी होते हैं इस चलान पर। अगर गवर्नमेंट केस है तो 92A कोड लगेगा और नॉन गवर्नमेंट है तो 92B कोड उस चलान में डाला जाता है। अब रिटर्न भी फाइल होगा। अगर टीडीएस काट रहे हैं अंडर सेक्शन 192 तो आपको जो है चलान जो है रिटर्न भी जमा कराना है। वो आपके लिए रिटर्न बनेगा 24Q। 24Q जो है क्वार्टरली बेसिस पे जमा होता है। इसमें जाता क्या है, देखिए इसमें सारी डिटेल जाएगी कि आपने जो भी चलान जमा कराए, एक तो चलान जितने भी जमा कराए उनकी डिटेल जाएगी, साथ ही आपने उस चलान में रिलेटेड चलान में कितने एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी दिखाई, उस सैलरी पे कितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, एम्प्लॉयज के पैन नंबर्स, उन सब की डिटेल जाएगी 24Q के अंदर। क्वार्टर की जो ड्यू डेट है जमा कराने की वो इस तरह से है। अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है उनके लिए 31 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जैन और लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के लिए है 31 मई नेक्स्ट ईयर का। अब अगर टीडीएस हम जमा नहीं कराते हैं तो पेनल्टीज भी होंगे, फाइन भी होंगे। तो सबसे पहले अगर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया गया तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ जो है हम पर जो है डिडक्शन ना करने पर जो फाइन है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ है। अब टीडीएस अगर हमने डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया तो यही जो फाइन है हमारा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ बन जाता है। अगर हम रिटर्न जमा नहीं कराते टाइम पर, रिटर्न जमा नहीं कराते हैं तो पर डे 200 रुपीज़ का फाइन लग जाता है। लेकिन ये पेनल्टी लिमिटेड है हमारे टीडीएस अमाउंट के टोटल तक। अब एक पेनल्टी और है, अगर हम टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराते या फिर लेट फाइलिंग फीस या फिर इंटरेस्ट वगैरह भी डिपॉजिट नहीं कराते, और वो कब तक जमा नहीं कराते कि ड्यू डेट के बाद 1 साल बीत जाता है और हम ये जमा नहीं कराते हैं, तो हम पर 271 सेक्शन H के कहती है कि मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक की पेनल्टी एक्स्ट्रा भी आप पर लग सकती है। अब फॉर्म 16 क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए फॉर्म 16 जो है वो है सैलरी में जब टीडीएस काटा जाता है तो उसका एक सर्टिफिकेट
है उसका नाम बनता है फॉर्म 16। एम्प्लॉयज़ के लिए एक सर्टिफिकेट है जो ये प्रूफ होता है कि उनके जो सैलरी में से TDS डिडक्ट करके जमा करा दिया गया है। अब एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इशू करेंगे फॉर्म 16 एम्प्लॉयज़ को जिस फाइनेंशियल ईयर का TDS डिडक्ट किया गया है उससे नेक्स्ट ईयर के 15 जून से पहले पहले हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू कर देना चाहिए। तो ये है फॉर्म 16। आई होप आपको TDS और सेक्शन 192 काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।